हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इस बार के एरो इंडिया में जैसा कि हम जानते हैं F-35 और Su-57 दोनों मौजूद रहेंगे और इन दोनों ही एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं कि अगर इंडिया द्वारा किसी 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को एज अ स्टॉप गैप या फिर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत लिया जाता है तो वो कौन सा हो सकता है। तो ये बात हम आपको बता दें कि चर्चाएं यहाँ पर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म की हो रही हैं, पर एक और एयरक्राफ्ट यहाँ पर एज एन ऑप्शन अवेलेबल है और ये एरो इंडिया में भी मौजूद होगा। ये रशियन एयरक्राफ्ट ही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं Su-75 की। तो रशिया द्वारा जब Su-75 का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उनके द्वारा इस एयरक्राफ्ट के प्रमोशन में स्पेसिफिकली इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था। तो रशिया द्वारा शुरुआत से ही पुश किया जा रहा है कि इंडिया इस प्लेटफॉर्म का लॉन्च कस्टमर बने। खैर, इंडिया के यहाँ पर प्लान्स डिफरेंट हैं। इंडिया द्वारा फोकस AMCA पर किया जा रहा है, लेकिन अब जो नई टाइमलाइन AMCA की निकलकर सामने आई है उसके हिसाब से करीबन 1 दशक तो कम से कम ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नहीं आने वाले। तो अगर पाकिस्तान द्वारा अगले 5 साल में भी चाइना से या फिर टर्की से कोई 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म ले लिया जाता है तो उसके अगले 5 साल तक पाकिस्तान एक एज मेंटेन करेगा, जो कि इंडिया नहीं चाहेगा। इसलिए अच्छी खासी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि इंडिया द्वारा यहाँ पर एक स्टॉप गैप के रूप में इस कैटेगरी के प्लेटफॉर्म को लिया जाए। तो ये बात हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि इम्पोर्ट्स कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। इवन जो Su-30 MKI हमारे द्वारा लिया गया, जिसको ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंडिजनाइज किया जा चुका है, उसकी डील भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी। अगर आप ये देखेंगे कि हमने कितना स्पेंड किया है उसके हिसाब से हमें जो मिला है वो एनफ नहीं है। तो रशिया ने डेफिनेटली हमारा फ़ायदा उठाया है। हर इम्पोर्ट में हमारा फ़ायदा उठाया जाता है। तो ये स्पेसिफिकली रशिया के लिए नहीं है। चाहे हम ये इक्विपमेंट फ्रांस से लें, इजराइल से लें, हमसे ज़्यादा ही चार्ज किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव मिलिट्री हार्डवेयर है और कहीं और अवेलेबल नहीं होते, तो आपको मजबूरी में पे करना होता है और कंपनीज इसका फ़ायदा उठाती भी हैं। तो अगर आप कहीं से भी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे आप फेयर डील एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, पर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। आपकी सारी मिलिट्री की तैयारी ही इसलिए है ताकि आप एनिमी पर एज मेंटेन कर सके, लेकिन अगर आपके एनिमी के पास एडवांटेज है तो आप जल्द से जल्द उस एडवांटेज से आगे आना चाहेंगे। सिमिलर चीज़ हुई थी जब पाकिस्तान द्वारा F-16 प्रिक्योर किए गए थे। इंडिया द्वारा तुरंत ही MiG-29 और मिराज 2000 को प्रिक्योर किया गया था। तो ये कभी हमारी साइड से हमेशा से रही है कि मोस्टली हम कैचिंग अप पोजीशन में रहे हैं और शायद इस बार भी ना चाहते हुए ये चीज़ रिपीट होगी। खैर, इस बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर मुद्दा इस वीडियो में है ये तीसरा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म। तो इस प्लेटफॉर्म को एज एन ऑप्शन भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर हम एक्सपर्ट टेक की बात कर रहे हैं, मिलिट्री का कोई नहीं जानता। तो एक्सपर्ट्स के द्वारा इसे एज एन ऑप्शन नहीं कंसीडर किया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एयरक्राफ्ट अभी तक रोल आउट भी नहीं हुआ है। जो एयरक्राफ्ट एरो इंडिया में शोकेस किया जाएगा ये वही डमी है जो कि हर जगह शोकेस किया जाता है। तो ओरिजिनली इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट हो जानी चाहिए थी। 2021 में इसे शोकेस किया गया था और 2023 में इसकी मेडन फ्लाइट बताई जा रही थी। उसके बाद फिर 2024 हुई, फिर 2025 हुई और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये इस साल भी फ्लाई कर पाता है या नहीं। अगर ये इस साल फ्लाई कर पाएगा तो इसका सर्विस इंडक्शन 2027 में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंटल पीरियड है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अपनी टेक्नोलॉजी सीधे सीधे Su-57 प्रोग्राम से बोरो कर रहा है और मोस्टली जो एवियोनिक्स हैं ये शेयर्ड होंगे। इवन इंजन भी वही लगेगा जो कि Su-57 में लगाया जा रहा है, जो कि AL-51 है। खैर, यहाँ पर अगर डेवलपमेंटल पीरियड कुछ टाइम आगे पीछे भी होता है तो 2030 से मोस्ट लाइकली एयरक्राफ्ट प्रॉपर प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एज अ कंटेंडर देखा जा सकता है अगर ये सही प्राइस पॉइंट में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ स्टॉप गैप ही एयरक्राफ्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना समझदारी नहीं होगी। हमारा फोकस AMCA ही होना चाहिए। तो इस स्टॉप गैप में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना सही नहीं होगा। अगर ये प्लेटफॉर्म डिसेंट कैपेबिलिटी कम प्राइस रेंज में प्रोवाइड कराता है तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को भी लिमिटेड नंबर में हमें कंसिडर करना चाहिए। इस प्रोग्राम में हम पार्ट बन सकते हैं और इंडिया स्पेसिफिक वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने पर बातचीत बढ़ाई जा सकती है। तो जिस रोल के लिए हमें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए उसमें ये फिट बैठता है। एक्सपेंसिव स्टॉप गैप का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास इतना एम्बिशियस खुद का 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम चल रहा हो। तो पर्सनली हम Su-75 को भी एक सीरियस ऑप्शन मानेंगे। बाकी जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। ऑल्दो हमारा ये भी मानना है कि Su-75 के प्रोग्राम को हमें शुरुआत से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कमिटमेंट हो जाएगा और क्योंकि एयरक्राफ्ट अपने डेवलपमेंटल पीरियड में है तो हमें ये भी नहीं पता कि ये कितना लंबा जा सकता है। और अगर ये 2030 को क्रॉस करता है और ये 2032-33 तक प्रोडक्शन में जाता है
तो फिर इस एयरक्राफ्ट की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।